मज़मून उर्दू सबक नंबर 14 ऊटी की सैर। ऊटी की सैर। पहली बात, घर के यकसा माहौल जब आदमी उगता जाता है तो उसका दिल घूमने फिरने और नए मुकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। तस्वीर को देखकर आपके दिल में भी कश्मीर जैसे मुकामात की सैर की ख्वाहिश पैदा हो गई होगी। कश्मीर भारत के शुमाली में इतना ही सर्द और खूबसूरत मुकाम है। भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ सिलसिले के एक बुलंद चोटी पर ऊटी भी कश्मीर की तरह एक सेहत अफजा मुकाम है। वहाँ के पहाड़ अगरचे कश्मीर के पहाड़ों की तरह बर्फ से ढके हुए नहीं, मगर बुलंद की वजह से ऊटी बहुत सर्द मुकाम बन गया है। यहाँ के कुदरती मनाजिर निहायत खूबसूरत हैं। आइए अब हम इस सबक में ऊटी की सैर करते हैं। बुलंदख्वानी। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मुकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर साइयों की जन्नत कहलाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। बेंगलुरु से हम पहले पेसरो पहुंचते। यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद के शहरी सरी नगापेंड को देखा। वहाँ अब किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और उनका बनाया हुआ आमिर आज भी माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहा है। हमने इसके मकबरे की भी इजाजत की, जहां टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की भी कब्रें हैं। दुनिया का मशहूर वरिंदान गार्डन यहाँ ऐसे करीब है, जहाँ मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारे को देखने का दिल बाग बाग हो जाता है। अब अगले पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। रास्ते के दिनों में तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ियां गुजर रही थी। अल्लाह तेरी कुदरत, जहां देखो जमीन सब्ज लिबास जीनत तन किए हुए सजा अंग्रेज महसा पेश कर रही थी। अभी हम 20 किलोमीटर तक का ही रास्ता तय न कर पाए थे कि जंगलों में घेरा हुआ बंदीपुर आ गया। ये जंगली जानवरों का मामन है। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हिरन चौखड़ियाँ भरती नजर आते हैं। परिंदों भी यहाँ कई अक़साम के पाए जाते हैं। देखने वाला सोच रहा जाता है कि दो आंखें से क्या क्या देखो। पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम होती तो हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। रास्ते लहराते गाते सांप की तरफ दिखाई देते हैं। ये बिल्डर रास्ता नीलगिरी पहाड़ की इतना ही छोटी बरबस से ऊटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया है। इस रास्ते पर दूसरे जानिब से आने वाली सवारी को देखकर महसूस होता है कि वाह, हमारी टैक्सी आगे निकल रही है, ऊटी जा रही हूँ। चक्करदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा कर रहा था, मगर बाहर के दिलचस्प नजारे इस खौफ को जालिम भी कर रहे थे। ऊटी से करीब करीब एक जगह हमोर रास्ता आया तो एक
पल के पास जोड़िया ने नाश्ते के लिए गाड़ियां रोक दी। इस पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बन कर आहिस्ते आहिस्ते नीचे गिरती नजर आती है। इस आबशार के पानी में घन गरज और शोर नहीं था, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। दिन के ढाई 3 बजे हम ऊटी पहुंच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। खनख्वाह से आंख जो लगी तो बेखबर सो गए। जब आंख खुली तो सूरज गुरूब होने के करीब था। जल्दी जल्दी तैयार होकर दोपहर सूरज का मंजर देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। सूरज जमीन की गूंद में छुपा जा रहा था। वापस लौटे तो शाम का दहंग लहतार के अंधेरे में कम हो रहा था, मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में निहारे थे। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप कर रहे थे। सुबह आँख खुली तो होटल में बड़ी गमागमी का आलिम था। हर शख्स जल्दी से जल्दी होटल से निकलकर सुनराव पॉइंट पर पहुंचने जाता। लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों का इश्तियाक कुछ ज्यादा ही था। सर्दी में ठठरे हुए थे वो। हमारे साथ तुलवा होते सूरज का मुंतजिर देखने के लिए आए। शफीक की आलदी धीरे धीरे जर्द होने लगी और जमीन की ऊंटी से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखा दिया। परिंदों का चहल और ठंडी ठंडी हवा की सरसराहट में ये मंजिर दिल को मोह लिया। सूरज का नजारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन में देखने गए चल पड़े। बाग में सदर दरवाजा ही से खुशनुमा सब्ज दरवाजा नजर आए, जहां रोश रोश पर फूल की रंगीनियां बिखरती की तारें फज़ा को मोहत्र कर रही थी। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। न जाने कैसे कैसे रंगों का हस्न इन फूलों में बिखरा हुआ था। यहाँ सब्ज़दार रंग पर चलने फिरने की मुआमत है, मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगाती लेते थे। इस गुलशन की सैर के बाद हम टैक्सी के जरिए दोबाट्टा पहुंचे। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऊटी और एतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौने की मानद दिखाई देती हैं। पहाड़ी के बुलंदी पर दिखाई की गहराई के खौफ को हमने वहाँ के मजेदार चाय पी कर दो किया। हरी हरी पत्तों से बनाई हुई ये चाय दोबट्टा का मशहूर मशरूब है। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोक कर कुछ लोग ने इसी चाय से हमारी ज़ियाफत की। सियाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते। हमारे बच्चे अब झील की सैर के लिए बेचैन दिखाई दे रहे थे, इसलिए टैक्सी का रुख हमें झील की तरफ करना पड़ा। पहाड़ की बुलंदी पर ये झील इंसानी कारीगरियों का अजीब नुमाना है।
جھیل کی سیر کرنے کے لیے اسریم بادبانی کشتیوں اور چپو سے چلنے والی کشتیاں وہاں بے آسانی دستیاب ہیں۔ ہم نے ایک کشتی کری پر لی اور مزے لے لے کر جھیل کی سیر کرتے رہے۔ کشتی ہی میں بچوں نے پہاڑی ریل گاڑی میں بیٹھنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جھیل کی سیر کے بعد ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے اور ٹکٹ خرید کر ریل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ ریل گاڑی دیگر ریل گاڑیوں سے مختلف اور نہایت دھیمی رفتار سے پہاڑی کی نشیب و فضاء میں اتر چڑھتی ہے۔ عام طور پر یہ ریل گاڑی 2 پٹریوں پر چلتی ہے، مگر اس گاڑی کے 3 پٹریاں ہیں۔ 2 پٹریوں کے بیچ کی پٹری دانے دار ہے اور ہر ڈبے کے نیچے اس پر چلنے والا پہیا بھی دانے دار لگا ہوا ہے۔ جب یہ ڈھلان میں اترتی ہے یا بلندی پر چڑھتی ہے تو پہیا بیچ کی پٹری کو کھانچوں میں پھنسا کر گاڑی کو پھسلانے سے اتارتا ہے۔ یہ گاڑی جب پہاڑوں میں چکر کاٹتی ہے تو پہاڑی دامن میں پھیلے ہوئے قدرتی مناظر بڑے حسین دکھائی دیتے ہیں۔ ڈبے میں بیٹھے بیٹھے ہم نیل گری پہاڑ میں آباد ٹوٹا قوم کی جھوپڑیاں بھی نظر آئیں۔ ہندوستان کی قدیم ترین دار اور قوم میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ سائنس کی ترقی کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے قبائلی تزئین معیشت کو بھی نہیں چھوڑا۔ شکار شکاری اور غلہ بانی کے پیشے میں مست یہ لوگ دنیا کے رنگینے سے بے پرواہ ہیں۔ اوٹی کی سیر تقریباً ختم ہو گئی تو ہم واپس کے سفر کے لیے تیار کرنے لگے ہوٹل لوٹ آئے۔ سیاحوں کا ہر طرف ہم نے بھی یہاں کے دمدار سیب اور اوٹی کے مشہور نیلگری پہاڑ کی تیر کی چوٹیاں خرید لیا۔ 1:30-2 بجے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں بھارت کا مشہور فلم جانتی مرکزہ دیکھا۔ فلموں میں دکھائی جانے والا ان گھنٹ مناظر یہاں کے میدانوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں پھیلے ہوئے۔ رات 11 بجے بنگلور سے ہماری ٹرین تھی، اس لیے بنگلور پہنچ کر ہم نے اسٹیشن سے قریب کے بازار سے بچوں کے لیے کھلونے اور مٹھائیاں خریدے اور ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ ٹرین میں اپنا سامان سیٹوں کر نیچے رکھ کر ہم اطمینان سے بیٹھ گئے اور گاڑی چھوٹ کر انتظار کرنے لگے۔ وضاحت: ریاست تمل ناڈو میں اوٹی کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ نیلگری پہاڑ پر بسا ہوا یہ شہری سیاحوں کا جنت بھی کہلاتا ہے۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور سے اوٹی 300 کلومیٹر دور ہے۔ بنگلور سے ہم پہلے میسور پہنچتے، یہاں چڑیا گھر اور راج کا محل دیکھنے کے لائق ہے۔ معنی و اشارات: صحت افزا، صحت بڑھانے والا، تندرستی کے لیے مفید۔ راستے ہی میں ہم نے ٹیپو سلطان کی شدید کی شہریز نیپوراٹ دیکھا۔ وہاں اب قلعے کے ویرانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، ٹیپو سلطان کی مسجد اور ان کا بنایا ہوا آمٹ بھی جامع
کی قومی یکجا اور سلطان کی رواداری کا اعلان کر رہا ہے۔ معنی بشارت ماضی گزشتہ زمانہ، قومی یکجہتی، قومی اتحاد، رواداری، سب کے ساتھ یکساں سلوک۔ ہم نے ان کا مقبرہ کی بھی زیارت کی جہاں ٹیپو سلطان کے ساتھ ان کی والدہ اور والد حیدر کی بھی قبر تھی۔ معنی بشارت مقبرہ وہاں عمارت جو قبر پر بنی جائے مزار۔ دنیا کا مشہور ورندن گارڈن یہاں سے قریب ہے جہاں موسیقی پر رقص کرنے والے پانی کے فواروں کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ معنی بشارت رقص ناچنا، محاورہ دل باغ باغ ہونا۔ ہم اگلے پڑاؤ پر اونٹی پہنچنے کے لیے ہماری ٹیکسی تیار کری تھی۔ راستے کے دونوں طرف دور دور تک پھیلے ہوئے جنگلوں سے گاڑیاں گزرتی تھی۔ اللہ تیری قدرت، جہاں دیکھو زمین سبز لباس زین تن کیے ہوئے سیزا انگیز میں پیش کر رہی تھی۔ معنی بشارت پڑاؤ منزل، زین تن کرنا، پہننا۔ ابھی ہم 20 کلومیٹر کا بھی راستہ طے نہ کر پائے تھے کہ جنگلوں سے گھراہٹوں بند پور ہو گیا۔ یہ جنگلی جانوروں کا مامن ہے۔ یہاں ہر طرف خرگوش پھدکتے اور ہرن چوگڑیاں بھرتی نظر آتی ہیں۔ پرندے بھی یہاں کئی قسم کے پائے جاتے ہیں۔ دیکھنے والا سوچتا رہ جاتا کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھیں۔ معنی بشارت مامن، پناہ گاہ، چوکھڑیاں بھرنا، دوڑنا۔ اونٹی سے قریب قریب ایک جگہ ہموریا راستہ آیا تو ایک پل کے پاس ڈوریان نے ناشتے کے لیے گاڑی روک دی۔ اس پل کے نیچے سے بہنے والی ندی پہاڑی چٹانوں سے پگھلتی ہوئی آبشار بن کر آہستہ آہستہ نیچے گرتی نظر آتی۔ اس آبشار کے پانی میں بھن گرج اور شور نہیں تھا مگر چٹانوں سے پانی کا پھسلنا آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ معنی بشارت ہمور برابر، یکساں، مساوی، ساپٹ۔ محاورہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ دن کے 2:30 بجے ہم اونٹی پہنچ گئے۔ ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور کھانے سے فارغ ہو کر لوٹ آئے۔ خانگ ہوا سے آنکھیں جو لگی تو بس خبر سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے والے کے قریب تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر ڈوبتے سورج کے منظر دیکھنے کے لیے ہم پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ گئے۔ سورج زمین کی گود میں چھپا رہا تھا۔ واپس لوٹتے تو شام کا دہنگ لاقہ رات کے اندھیرے میں کم ہو رہا تھا مگر اونٹی کی سیر کٹے اور چوڑاشے روشنی سے نہار رہے تھے۔ ٹھنڈ موسم کی وجہ سے ہم نے رات کا کھانا کمرے ہی میں منگوا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد دیر رات تک گپ شپ کر رہے تھے۔ معنی بشارت خنک، سرد، دھنگ لگانا، شام کا ہلکا اندھیرا، محاورہ آنکھ لگنا۔ سورج نکلنے کا انتظار کرنے کے بعد ہم اونٹی کے مشہور گورنمنٹ بوٹا نیل گارڈن میں دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ باغ کا صدر دروازہ ہی سے خوشنما سبززار نظر آیا۔
जहाँ रोश रोश फूलों की रंगीनियां बिखरती कितराती फजा को मोहत्म करती थी। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। न जाने कैसे रंगों का ऐस इन फूल में बिखरा हुआ था। यहाँ सब्ज़दार पर चलने फिरने की ममानात है, मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगाती लेते। मायने बशारत खुशनुमा खूबसूरत दिलकश, मुआत्र करना खुशबू फैलाना, सब्ज़दार हरा भरा मैदान, रोश बाग के दरमियान बना हुआ चहलकदमी का रास्ता, ममानात रोक टोक मना करना। इस गुलगश के शहर के बाद हम टैक्सी के जरिए दोबट्टा पहुंचे। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऊटी की एतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौने की मामिन दिखाई देते हैं। पहाड़ की बुलंदी और खाई की गहराई खौफ को हमने वहाँ की मज़ेदार चाय पी के दौरान किया। हरी भरी पत्तियों से बनाई हुई ये चाय दोबट्टा का मशरूब है। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोककर कुछ लोगों ने इसी चाय से हमारी सफियात की। सयाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। मायने माशरत, सयाफत, दावत, मशरूब, पीने की चीज। कश्ती ही में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बैठने का मंसूबा बना लिया। झील की सैर के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीदकर रेलगाड़ी में बैठ गए। ये रेलगाड़ी दीगर रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ और निहायत धीमी रफ्तार से पहाड़ी की नश्ब फजात वो उतरती चढ़ती है। आमतौर पर रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है, मगर इस गाड़ी की 3 पटरियां हैं। 2 पटरियों के बीच में पटरी दानेदार है और हर डब्बे में नीचे इस पर चलने वाला पहिया भी दानेदार लगा है। जब ये ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच कर पटरी के खांचों में फंस गाड़ी फिसलने और रुकती है। मायने बशरत नश, ढलान, फजन, बुलंद, नशीब व फराज, उतार चढ़ाव, दानेदार, खांचे वाला। ये गाड़ी जब पहाड़ों में चक्कर काटती है तो पहाड़ी के दामन में फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते हैं। डब्बे में बैठे बैठे हमें नीलगाड़ी की बड़ी में आबादी टोटा कौम की झोपड़ियां भी नजर आई। हिंदुस्तान के करीम व तरीन दारो कौम में इन लोगों का शुमार होता है। साइंस की तरक्की के ज़माने में भी उन्होंने अपने काबिल तंग मुशायरत को भी नहीं छोड़ा। काश्तकारियन और कल्ला बानी के पेशने में मुस्त ये लोग दयान के रंगूनी से भरा हुआ है। मायने मशरत तंजरान जिंदगी गुजारने का फन, गल्ला बानी, भेड़ बकरियां चराना। ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई तो हम वापस की सफर के लिए होटल आए। सयाहों की हर तरफ हमने भी यहाँ के दुमदार सेब और ऊटी की मशहूर नीलगिरी के तेल की चंद शीशियाँ खरीद ली। 1:30 बजे वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फरामजनी मज़ाकार देखा। फिल्मों में
दिखाई जाने वाला इन गंद मंजर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों में फैले हुए हैं। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलुरु पहुँच के हमने स्टेशन के करीब बाजार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदे और रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेल में अपना सामान सेटों के लिए नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतजार करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।